इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर मोदी पर उठे सवाल। क्या मोदी देंगे इसका मुंह तोड़ जवाब? आखिर क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बला? किस तरह करप्शन हो सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स? दोस्तों, वर्तमान में केंद्र की जो सरकार है यानी भाजपा सरकार, वो खुद उसने कांग्रेस के करप्शन को खत्म करने के वादे को लेकर सत्ता में कदम रखा था, लेकिन अब उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी के लिए वादों को झूठा ठहराया जा रहा है। अब उन्हीं पर ही उंगलियां उठाई जा रही हैं कि उन्होंने करप्शन को लीगलाइज करके सरकार पैसा कमा रही है, इससे पैसा कमाने का धंधा शुरू कर दिया है और इन सारे आरोपों की एक बड़ी वजह इलेक्टोरल बॉन्ड है। अब आप सोचोगे कि ये किस बला का नाम है, तो हम आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सरकार इलेक्शंस में करप्शन को खत्म करने के लिए लाई थी, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसने बिल्कुल ही इसका उल्टा काम किया है। आपको ये तो पता ही होगा कि जब कोई इलेक्शंस लड़ता है तो उसमें एक मोटी रकम खर्च होती है और ये रकम आती है चंदा इकट्ठा करके। तो सरकार इसी चंदे की जानकारी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर आई कि आखिर किसे और कितना चंदा किस किसने दिया है। तो दोस्तों, बात आती है कि आखिर क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स और किस तरह इससे करप्शन हो सकता है। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपको ये पता तो होगा ही कि इलेक्शन लड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को फंड की जरूरत होती है जो चंदे से आता है, लेकिन हमेशा से हम न्यूज में देखते थे कि इस फंडिंग में काफी सारा काला धन भी इस्तेमाल होता है। इसी चीज को रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को 2017 में लाया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स हैं जिन्हें एसबीआई इशू करता है और उन्हें जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में इंट्रोड्यूस करता है। इन 4 महीनों में 10 दिन की एक विंडो खुलती है जब कोई भी आदमी 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के जितने चाहे उतने बॉन्ड खरीद सकता है और फिर उन्हें किसी भी पार्टी को दे सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज को बॉन्ड मिलने के बाद अगले 15 दिनों के अंदर इन्हें कैश करवाना होता है। ऐसे बॉन्ड वाले सिस्टम का एक फायदा यह है कि अगर आपको ये बॉन्ड खरीदना है तो आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो भी आदमी ये बॉन्ड खरीदता है और पॉलिटिकल पार्टी को ढूंढने करता है, उसका नाम गुप्त रखा जाता है, यानी किसी को मालूम नहीं है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन चंदा दे रहा है। अब एक तरफ तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्योंकि कैश में नहीं खरीदा जा सकता है, इसलिए इसमें काला धन इस्तेमाल नहीं हो रहा, जो कि अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी सच है कि आपको करप्शन करने के लिए काले धन की जरूरत नहीं होती। अगर आप किसी एक पार्टी को करोड़ों रुपए का चंदा दे रहे हैं तो बहुत सिंपल है कि आप उनसे अपनी मर्जी का काम भी करवा सकते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी सिर्फ सेवा के लिए इतने पैसे नहीं दे सकता। यही वजह थी कि जब 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया तो कई लोगों ने सवाल उठाए। इस स्कीम को लागू करने के लिए सरकार को आरबीआई एक्ट में बदलाव करने पड़े, जिसके लिए आरबीआई से सजेशन मांगे गए थे। 28 जनवरी 2017 को आरबीआई को इन नए बदलावों पर कमेंट करने के लिए सरकार ने कहा था और 30 जनवरी को आरबीआई ने रिस्पॉन्ड किया था कि इस सिस्टम से मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर मिसगिविंग और ऑपेसिटी भी बढ़ेगा। लेकिन इन सभी कमेंट्स को इग्नोर करते हुए सरकार ने इसे फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी इस मुद्दे पर सरकार को लिखा था कि इस स्कीम से डोनर्स की जानकारी छिपी रहेगी, जो कि खतरनाक है। मजेदार बात तो यह है कि सरकार ने बहुत चालाकी से इस बात को छुपा लिया था। जबकि एमपी ने पार्लियामेंट में पूछा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई आपत्ति जताई है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने मना कर दिया। लेकिन बाद में ये बात सामने आ गई तो अपनी सफाई में सरकार ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं बल्कि लॉ मिनिस्टर को रिटर्न में अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी, इसीलिए उनसे गलती हो गई। सरकार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फाइनेंस मिनिस्टर को फॉर्मली अभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, लेकिन हफ पोस्ट इंडिया की इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि सरकार का ये दावा भी झूठा था। खैर छोड़ो, जैसे तैसे स्कीम इंप्लीमेंट हो गई, लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। सरकार ने बाद में इसके रूल्स को भी सही से फॉलो नहीं किया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड साल में 4 अलग अलग वक्त पर ही खरीदे जा सकते हैं, लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री कार्यालय के आग्रह पर एसबीआई को मार्च, अप्रैल और मई के महीने में 3 बार स्पेशल विंडोज खोलने के लिए कहा गया, क्योंकि उस वक्त कर्नाटक के इलेक्शन हारे थे। उसके बाद नवंबर 2018 में ऐसी ही एक विंडो खोली है, क्योंकि 6 राज्यों में चुनाव थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इन बॉन्ड्स को 15 दिनों के अंदर ही कैश करवाना होता है। फिर भी फाइनेंस मिनिस्टर ने एसबीआई से कहा था कि 10 करोड़ के बॉन्ड्स जो एक्सपायर हो चुके हैं उन्हें भी कैश करवा दें। अब ये पैसा किसका था और किसे मिला ये तो कहा नहीं जा सकता, पर आप खुद ही समझदार हैं। एक आरटीआई के जवाब में केंद्र सरकार ने ये जानकारी भी दी कि 2017-18 में जितने इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करवाए गए थे उनमें से 95% बीजेपी को मिले थे। कहने को तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोई भी नागरिक खरीद सकता है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 90% से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स 1 करोड़ के खरीदे गए थे, यानी इन्हें ज्यादातर वही लोग खरीद रहे हैं जिनके पास दान करने के लिए करोड़ों रुपए हैं। इसके अलावा अगर हम ये मान भी लें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अच्छी नियत के साथ इंप्लीमेंट किया गया था, तब भी इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि पहले कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% हिस्सा ही इलेक्शन कैंपेन के लिए खर्च कर सकती थी, लेकिन अब ये लिमिट हटा दी गई है। इसके अलावा अब उन्हें ये भी डिक्लेयर नहीं करना पड़ता कि उन्होंने किस पार्टी को ये पैसा दिया। एक दूसरा नुकसान इसमें यह भी है कि क्योंकि सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स एसबीआई इशू करता है और एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है, इसीलिए सरकार को ही बात मालूम
मालूम है कि किस आदमी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। यानी कि अगर किसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं लेकिन उन्हें वो पैसा डोनेट नहीं किया है तो मतलब उनकी अपोजिशन पार्टी को डोनेट किया है। इसके दो नुकसान। पहला नुकसान तो सीधे तौर पर यह है कि इस चीज के लिए सरकार उस आदमी या उसकी कंपनी को पनिश भी कर सकती है, और दूसरा नुकसान यह है कि जनता के लिए तो उस आदमी की पहचान छिपी हुई है लेकिन सरकार को उसका नाम पता है। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो एनॉयमेंटिव वाला प्रिंसिपल है वो केंद्र सरकार के लिए अप्लाई नहीं होता। तो अगर हम इसके फायदे और नुकसान को ही इवेल्युएट करें तो इसका फायदा यह है कि अब कैश में पैसा पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं जाएगा। बस ये एक ही फायदा इसमें नजर आता है और इसे भी आसानी से इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि ये तो सिर्फ वो फंडिंग है जो पार्टी को डिक्लेयर करनी है। भारत में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो दूध की धुली हो, इसीलिए वो इस रूल को तो आराम से तोड़ सकती है। हाँ, बस वो इतना बड़ा खर्चा नहीं कर सकती कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की नजर में आ जाए, लेकिन कुछ लाख रुपए तो आसानी से खर्च हो सकते हैं। अब इसके नुकसान की तरफ जाएं तो इसमें पारदर्शिता पूरी तरह से खत्म कर दी है। किसी को नहीं पता कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा कहां से आ रहा है। दूसरा, इसने अब अमीर लोगों को ये चांस दे दिए हैं कि वो लीगल तरीके से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को घूस दे सके, और साथ ही गवर्नमेंट को, क्योंकि पता है कि कौन इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद रहा है और इसीलिए अब इससे फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना मुश्किल हो गया है। इसमें बात किसी पार्टी की नहीं है बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर की है। डेमोक्रेसी में हमेशा ही ऐसा होगा जब आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होगी और कई बार वो विपक्ष में भी होगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हमेशा ये चेक करते रहें कि सत्ता में जो भी हो कि वो अपनी पावर्स को गलत में इस्तेमाल ना कर पाए। इसीलिए हमें पावरफुल रूल्स की जरूरत होती है। एक पावरफुल रूल का उदाहरण तो आपके सामने ही है। एक आईएएस ऑफिसर को कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री तक सस्पेंड नहीं कर सकता है। उसे नौकरी से निकालने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को ही है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि ईमानदार आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफर तो होता रहता है लेकिन उनकी नौकरी बनी रहती है, जो उन्हें भी थोड़ी सी सिक्योरिटी देता है। अगर उनके पास ये सिक्योरिटी ना हो तो वो काम ही ना कर पाए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आइडिया पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन इसमें जो नाम ना बताने वाला क्लॉज है, अगर इसी में ऐसा संशोधन हो जाए कि फंड देने वाले का नाम पार्टियां सामने रख दें तो जनता को साफ साफ पता होगा कि कौन किसे फंड कर रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि कोई भी पार्टी इस बात के लिए सरकार पर प्रेशर नहीं डालेगी, क्योंकि उन पार्टीज को भी तो स्टेट इलेक्शंस में इस स्कीम से फायदा होता है। कई लोग सभी पार्टियों को फंड देते हैं ताकि हर स्टेट में उनका काम चल सके, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध नहीं करती है। विरोध हमेशा एक्सपर्ट की तरफ से आता है जो इस गेम को समझ रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आइडिया सही है या फिर इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इससे काफी कुछ नया जानने को भी मिला होगा आपको। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।